हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों के बारे में। इनमें से ब्रिटिश विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में हमने चर्चा शुरू करी थी। पिछली क्लास में हमने जाना था कि थॉमस हॉब्स को संप्रभुता का प्रामाणिक व्याख्याता क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ उनके द्वारा वर्णित संप्रभुता सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। आज हम आगे की विशेषताओं के साथ साथ उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, ये है थॉमस हॉब्स। इनका जन्म ब्रिटेन के माम्सबरी नामक स्थान पर 1588 ईस्वी में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तब आर्मेडा का युद्ध छिड़ा हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का वातावरण था। इस संदर्भ में हॉब्स का कथन है कि आर्मेडा के वर्ष में उनकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक उसे और एक भय को। वह पादरी के पुत्र थे और उन्हें बाइबल का अच्छा ज्ञान था, लेकिन धर्म के प्रति उनकी आसक्ति कम थी। उनकी शिक्षा दीक्षा माम्सबरी में तथा ऑक्सफोर्ड में हुई। उनके द्वारा वर्णित प्रमुख ग्रंथों में से थे डी सीवे जो 1642 में लिखा गया, लेवियाथन जो 1651 में आया, डी कॉर्पोरे पॉलिटिको जो 1640 में प्रकाशित लिखा गया, डी होमोनाइन कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता। इनके ग्रंथों के बारे में कहा जाता है कि उनके राजनीतिक विचार जो थे वो लेवियाथन में वर्णित है। अब हम देखेंगे हॉब्स की संप्रभुता धारणा की विशेषता। सबसे पहला है संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानून का स्रोत है। अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि समस्त विधेयात्मक कानून का स्रोत जो है वो संप्रभु शक्ति होती है। अर्थात संप्रभुता का सार इस बात में निहित है कि कुछ व्यक्ति, जिनको सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार दिए हैं, जिनके हाथों में संप्रभु शक्ति है, वो उनको इस बात का अधिकार हो कि वो समस्त समाज की शांति और सुरक्षा के लिए कानूनों का निर्माण करे, स्वयं निर्णय करे और कानूनों का निर्माण करे और उनका पालन करवाए, और सभी व्यक्ति उन कानूनों का पालन जो है सहर्ष करें, उन कानूनों को अपने हित में समझते हुए उनका पालन वो सहर्ष करें। दूसरी बात उन्होंने जो विशेषता है वो है संप्रभुता असीमित। अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि संप्रभुता जो है वो असीमित होती है। उस पर, जैसे कि बोंदा ने कहा था कि यह संप्रभुता पर प्राकृतिक कानूनों का अंकुश होता है, ईश्वरीय कानून या संवैधानिक कानून या फिर व्यक्ति के आर्थिक अधिकार के का अंकुश जो है वो संप्रभुता पर रहता है या नियंत्रण रहता है। हॉब्स ने इन सबको नकारा। उन्होंने कहा कि संप्रभुता असीमित होती है, उस पर ना तो प्राकृतिक कानूनों का कोई नियंत्रण रहता है, ना संवैधानिक कानून और ना ही ईश्वरीय कानूनों का कोई नियंत्रण रहता है, और ना ही व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार की बात उन्होंने स्वीकारी। उन्होंने कहा कि संप्रभुता जो है वो असीमित होती है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है उचित और न्यायपूर्ण है। अर्थात इस संदर्भ में हॉब्स ने ये कहने का प्रयास किया कि संप्रभु द्वारा जो संप्रभु जो है वो उचित का अनुचित का, न्याय अन्याय, नैतिक अन्याय, नैतिक अनैतिकता का स्रोत है। अर्थात संप्रभु शक्ति जो भी करती है वो न्यायपूर्ण होता है, वो उचित होता है। इसके बाद है संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। अर्थात हॉब्स ने कहने का प्रयास किया कि संप्रभु जो होता है वो प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत होता है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, उनका श्रेणीकरण, उनके शक्तियों का बंटवारा जो है संप्रभु के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात प्रशासनिक अधिकारी संप्रभु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। फिर है संप्रभु न्याय का स्रोत। इस संदर्भ में हॉब्स का कहना है कि संप्रभु जो है वो न्याय का स्रोत होता है। अर्थात शासक को न्याय का स्रोत मानते हुए वो ये कहते हैं कि न्यायाधीश जो है वो सिंहासन के नीचे के सिंह है। अर्थात इस तरह से वो हॉब्स जो है वो न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन करते हैं और इसके साथ साथ नियंत्रण और शक्ति संतुलन के सिद्धांत का भी वो खंडन करते हैं। अर्थात आज की परिस्थितियों में जैसा देखा जाता है कि न्यायिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है। जिस प्रकार से आज की हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में देखा जाता है कि
जो है कानून बनाने की शक्ति जिस प्रकार से संसद के पास होती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है और न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्य करती है। हॉब्स ने ये सब नहीं किया। हॉब्स ने समझ शक्ति जो है वो न्याय संप्रभु को प्रदान करी, शासक को प्रदान करी, और ये कहा कि शासक की जो है वो न्याय का स्रोत है, वही कानून का स्रोत है। फिर है अधिकार केवल संप्रभु में निहित है, अर्थात हॉब्स राज्य में किसी भी व्यक्ति, परिवार, धार्मिक संस्था, चर्च या समुदाय के अधिकार को स्वीकार नहीं करता। वही कहता है कि ये सबको संप्रभु के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं और ये कोई भी जो है वो संप्रभु के विरुद्ध जाकर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अर्थात इनको जो भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो संप्रभु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संप्रभु के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग इनके द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें अपवाद स्वरूप हॉब्स के द्वारा जो है आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकारा गया है। फिर है युद्ध और शांति का निर्णायक, अर्थात संप्रभु जो होता है हॉब्स के अनुसार वो युद्ध और शांति का निर्णायक होता है। अर्थात न केवल राज्य के आंतरिक क्षेत्र में बल्कि राज्य के बाह्य क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु को ये संपूर्ण अधिकार होता है कि वो अन्य राज्यों के साथ मित्रता का व्यवहार करे या उनके साथ युद्ध की स्थिति अपनाए या अन्य कोई शांति समझौते करे या संधि समझौते करे। ये संप्रभु का स्वयं का निर्णय होता है कि वो दूसरे देशों के साथ अपने राज्य की किस प्रकार से नीति अपनाएं, अपने दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की नीति अपनाते हुए वो अपने राज्य की स्थिति को मजबूत बनाए रखें। तो इस प्रकार ये हॉब्स ने माना कि युद्ध और शांति के निर्णय में संप्रभु का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने राज्य की जो है की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वो अन्य राज्यों के साथ किसी भी प्रकार की नीति को अपना सकता है, किसी भी प्रकार का निर्णय वो ले सकता है। फिर है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय, अर्थात हॉब्स ने माना कि संप्रभुता जो है वो अविभाज्य होती है, वो अदेय होती है। अर्थात न तो संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है और न ही उसको किसी को दिया जा सकता है। संप्रभु जो है वो स्वयं उस अपनी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करेगा। वो अपने किसी अधिकारियों को या अन्य किसी व्यक्तियों को अपनी संप्रभुता शक्ति को विभाजित नहीं कर सकता और ना ही वो उसको किसी व्यक्तियों को प्रदान कर सकता है। उसके द्वारा स्वयं के द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाता है और वही सदैव जो है अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार रहेगा। यदि वो संप्रभुता को किसी को देता है तो वो स्वयं की शक्ति का वो नाश करता है। फिर है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी, अर्थात हॉब्स ने माना कि संप्रभुता का जो क्षेत्राधिकार होता है अर्थात संप्रभु का जो क्षेत्राधिकार होता है संप्रभुता शक्ति के तहत वो सर्वव्यापी होता है। वो व्यक्ति के अपने राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, उनके जीवन से संबंधित नियमों का निर्माण कर सकता है, कानूनों का निर्माण कर सकता है और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है और उनके व्यवहार को जो है वो स्वयं के अनुसार जो है परिवर्तित कर सकता है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने माना कि संप्रभुता का क्षेत्राधिकार जो है वो सर्वव्यापी होता है, अर्थात संप्रभु व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र में अर्थात धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में भी वो हस्तक्षेप कर सकता है और उसके जीवन से संबंधित या उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नियमों और कानूनों का निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया हमारी संप्रभुता की विभिन्न विशेषताएं। इस प्रकार हॉब्स ने शासन की सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु के रूप में प्रतिपादित किया है जो विधि, शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। अर्थात हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंध अर्थात प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय कानून, देवीय कानून, इन सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त करते हुए उन्होंने संप्रभु को ये अधिकार प्रदान किया है कि वो विधि बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र रूप से राज्य के लिए विधि का निर्माण कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। इसके साथ साथ नैतिकता, अनैतिकता का निर्धारण भी जो है वो संप्रभु के द्वारा किया जाएगा। प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों का
जो है निर्वाचन, प्रशासनिक अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना, ये कार्य भी जो है वो संप्रभु के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ न्याय जो है वो भी संप्रभु के ही क्षेत्राधिकार में निहित है, अर्थात न्याय का स्रोत उन्होंने संप्रभु को ही माना। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध और शांति की स्थिति को बनाए रखना भी जो है, या युद्ध या शांति की नीति को अपनाना भी जो है संप्रभुता के क्षेत्राधिकार में ही आता है। विलियम इम्बस्टीन के शब्दों में, लेवियाथन स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है और न ही वह निरंकुश शासन का आधार है, वरन यह तो आलंग भाषा में राजनीति की प्रथम सामान्य धारणा संप्रभुता का प्रतिपादन है। अर्थात विलियम इम्बस्टीन का ये कहना है कि लेवियाथन में हॉब्स ने राजनीति की जो सामान्य धारणा है या प्रथम जो धारणा है या मुख्य जो धारणा है संप्रभुता, उसका प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हॉब्स जो है वो संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता है, या सबसे पहला ऐसा व्यक्ति है जो संप्रभुता को व्याख्या करता है संप्रभुता की, और संप्रभुता के को सही अर्थों में जो है वो विवेचित करता है या विश्लेषण उसका करता है। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।